हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। आज के इस लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज हायर परचेज सिस्टम। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप लोगों का मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। आप लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि मैम बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो अकाउंट्स का सिलेबस है वो करवा दीजिए एग्जाम से पहले। तो मैं बता देती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि एग्जाम से पहले मैं मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर करा पाऊँ। बट एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो वीडियोस हैं ये तो देखिए ही, बट बुक से सेल्फ स्टडी करना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस 30 मिनट के वीडियो में मैं क्या कोई भी यूट्यूबर पूरा पूरा चैप्टर या सारे न्यूमेरिकल नहीं करा सकता, बहुत मुश्किल है। सो आपको बुक से तो पढ़ना ही होगा, बुक से तो सेल्फ स्टडी करनी ही होगी, ठीक है। ये वीडियोस भी देखिए, पहले ये वीडियोस देखिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो आपको दोनों काम करना है एग्जाम के लिए, वीडियो भी देखना है और बुक से भी सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। आपको दोनों काम करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हायर परचेज सिस्टम होता क्या है। उसके बाद कुछ हम फीचर्स देखेंगे हायर परचेज सिस्टम के। उसके बाद हम देखेंगे हायर परचेज सिस्टम और क्रेडिट सेल में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम जर्नल एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसीजर करेंगे कि किस तरीके से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं इन द बुक ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। और उसके बाद हम इसी टॉपिक पे हायर परचेज सिस्टम पे एक न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। और एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत समय लगता है एक एक वीडियो बनाने में। और इस टाइम तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही टाइम निकाल कर वीडियोस बना रही हूँ ताकि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कवर करा सकूं। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग माय वीडियो, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम क्या है? ये एक सिस्टम है जिसमें एसेट या कोई प्रॉपर्टी परचेज की जाती है और उसके बदले में जो पेमेंट होता है ना, दैट इज एन इंस्टॉलमेंट। हम किश्तों में पेमेंट करते हैं। तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। हायर परचेज सिस्टम में दो पार्टीज होती है, एक होता है हायर परचेजर और एक होता है हायर वेंडर, ठीक है। हायर परचेजर मतलब बायर बेसिकली जो परचेज कर रहा है, और हायर वेंडर मतलब सेलर जो सेल कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, जब हायर परचेजर एसेट को परचेज करता है, ठीक है, हायर परचेज सिस्टम में जब कोई बायर सामान खरीदता है, एसेट परचेज करता है, तो एसेट परचेज करते ही एसेट तो ट्रांसफर हो जाता है, एसेट बायर को दे दिया जाता है, बट जो एसेट की जो ओनरशिप है दैट इज नॉट ट्रांसफर्ड। ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती है, ठीक है। एसेट की ओनरशिप किसके पास रहती है? हायर वेंडर के पास रहती है, सेलर के पास रहती है। सेलर रिमेन द ओनर ऑफ द एसेट। सेलर गुड का ओनर रहता है कब तक? टिल द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब तक हायर परचेजर सारी किश्तें न पे कर दे, पूरा पैसा न दे दे, तब तक कौन रहता है ओनर एसेट का? हायर वेंडर रहता है, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द फीचर। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है, जब बायर गुड्स को परचेज करता है, एसेट को परचेज करता है, तब परचेज करते टाइम वो कुछ डाउन पेमेंट करता है, ठीक है। ये तो सुना होगा ना, कुछ डाउन पेमेंट करता है, फिर उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट होता है, ठीक है, उसको वो फिर किश्तों में इंस्टॉलमेंट में पे करता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर परचेज सिस्टम। ये पूरा कॉन्सेप्ट है हायर परचेज सिस्टम का, कि हायर परचेज सिस्टम क्या है। ये एक सिस्टम है जिसमें प्रॉपर्टी या कोई एसेट परचेज किया जाता है और उसका पेमेंट किश्तों में किया जाता है। बट यही तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में भी होता है। आप कहेंगे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी तो यही है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम और हायर परचेज सिस्टम इन दोनों में डिफरेंस है।
ये डिफरेंस वैसे जब मैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट पढ़ाऊंगी तो वहां पे डिटेल में डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस क्या है, एक मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो बायर होता है इसको गुड की जो ओनरशिप है वो नहीं मिलती है। जब तक बायर सारी किस्तें सारी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करता तब तक इसको गुड्स की ओनरशिप नहीं मिलती है। गुड्स का पोजीशन मिल जाता है, जो परचेजर है उसको गुड को यूज करने का राइट मिल जाता है, लेकिन ओनरशिप नहीं मिलती है। ओनरशिप किसके पास रहती है, वेंडर के पास रहती है। ठीक है, वेंडर मतलब सेलर। ठीक है, वेंडर मतलब कौन हुआ, वेंडर मतलब हुआ सेलर। ठीक है, वही बात देखिए मैंने यहाँ पे लिखी है। अंडर दिस सिस्टम, ये जो हायर परचेज सिस्टम है, इस सिस्टम में क्या होता है, पोजीशन ऑफ गुड्स, पोजीशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द हायर परचेजर। जब हायर परचेज सिस्टम में कोई गुड्स परचेज किए जाते हैं तो गुड्स का पोजीशन तो दे दिया जाता है परचेजर को, जैसे ही वो अग्रीमेंट साइन करता है उसको गुड्स तो दे दिए जाते हैं। ठीक है, बट ही डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द गुड, लेकिन वो उस गुड का मालिक नहीं बनता है। ठीक है, कब तक नहीं बनता है, टिल ही पेड द स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, जब तक वो सारी इंस्टॉलमेंट पे ना कर दे तब तक उसको ओनरशिप नहीं मिलती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एग्जाम्पल है राम, ये एक पर्सन था, इसको बाइक खरीदनी थी। ठीक है, फिर ये गया श्याम ऑटोमोबाइल के पास, ठीक है, जहां से ये बाइक खरीद सकता था। बट राम के पास इतने पैसे तो थे नहीं बाइक के। ठीक है, ये जो बाइक थी इसकी कैश प्राइस थी 80,000। कैश प्राइस का क्या मतलब है, कैश प्राइस का मतलब है कि अगर आप अभी तुरंत कैश में पेमेंट करते हैं तो ये बाइक आपको कितने की पड़ेगी, ये 80,000 की पड़ेगी। ठीक है, बट राम के पास इतने पैसे थे नहीं, तो राम ने सोचा कि मैं हायर परचेज सिस्टम पे बाइक लेता हूँ। ठीक है, तो राम ने फिर हायर परचेज सिस्टम पे बाइक लेने का डिसाइड किया। फिर जो श्याम ऑटोमोबाइल है इससे बात की कि राम जो है डाउन पेमेंट कर सकता है 20,000 का, और जो बचा हुआ पैसा है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर देगा। ठीक है, फिर जो हायर परचेजर और हायर वेंडर, यहाँ पे हायर परचेजर कौन है, हायर परचेजर है राम, क्योंकि वो परचेजिंग कर रहा है हायर परचेज सिस्टम में। ठीक है, तो हायर परचेजर कौन है, राम, और हायर वेंडर कौन है, हायर वेंडर है श्याम ऑटोमोबाइल, जहां से राम परचेजिंग कर रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में हायर परचेजर और हायर वेंडर दोनों के बीच में जब अग्रीमेंट हुआ तो डिसाइड हुआ कि जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट होगा दैट वुड बी 10,000। ठीक है, और उसके बाद ये जो श्याम ऑटोमोबाइल, ये जो हायर वेंडर है, इन्होंने कहा कि ऐसा करिएगा, अब आप 7 किश्तें 10,000 की 7 किश्तें पे कर दीजिएगा तो आपका पूरा पैसा कंप्लीट हो जाएगा, आप बाइक के क्या हो जाएंगे, ओनर हो जाएंगे। ठीक है, तो राम बहुत खुश हो गया कि हाँ चलो बढ़िया है, हो गया पूरा सेटलमेंट। ठीक है, बट राम ने जब कैलकुलेट किया, ये जो राम है इसने जब कैलकुलेट किया, इसने देखा कि बाइक की कैश प्राइस तो इसने 80,000 बताई थी, और मैंने डाउन पेमेंट कितने का कर दिया, डाउन पेमेंट मैंने यहाँ पे मैं लिखती हूँ, राम ने डाउन पेमेंट कर दिया है 20,000 का। ठीक है, और वेंडर कह रहा है कि 7 किश्तें पे कर दो 10,000 की, तो 10,000 की अगर 7 किश्तें पे करेंगे तो कितना होगा, 70,000 हो जाएगा। 70 और 20 कितना हो जाएगा, 90,000। यानी राम 90,000 पे कर रहा है, और जबकि उसकी कैश प्राइस तो 80,000 है। ठीक है, तब राम ने जब कैलकुलेट किया तो पाया कि राम तो 90,000 पे कर रहा है, जबकि वो जो बाइक है उसकी कैश प्राइस कितनी है, 80,000 है। ठीक है, तो अब जरा आप मुझे बताएंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, राम को क्यों 90,000 पे करना पड़ रहा है, जबकि ये जो बाइक है इसकी कैश प्राइस तो 80,000 है। तो इसका रीजन है कि राम को क्या पे करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है ना। इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, आप अभी तुरंत कैश में तो पूरा पेमेंट कर नहीं रहे हैं, आपको पेमेंट करने के लिए समय दिया जा रहा है। ठीक है, आपको पेमेंट करने के लिए समय दिया जा रहा है, आप पेमेंट में डीले कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए डीले कर रहे हैं पेमेंट में, तो इसलिए क्या होगा, आपको जो बचा हुआ अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 राम को पे करने पड़ रहे हैं ना, 80,000 की बाइक के लिए राम को जो 90,000 पे करने पड़ रहे हैं, 10,000 ये क्या है, 10,000 का ये जो अमाउंट है, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है 10,000 का ये जो अमाउंट है दैट इज इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये इंटरेस्ट है। तो हायर परचेज सिस्टम में एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब मूलधन, और एक होता है इंटरेस्ट।
तो इसके जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर आपको जैसे जो इंस्टॉलमेंट होगी, जैसे अगर 10,000 की टोटल इंस्टॉलमेंट है तो इस इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का कितना अमाउंट है और इंटरेस्ट का कितना अमाउंट है, ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, ये बस मैंने एग्जांपल बताया था इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए हायर परचेज सिस्टम में एक्चुअली में होता क्या है। एक हायर परचेजर होता है, एक हायर वेंडर होता है जो एसेट को हायर परचेज सिस्टम में परचेज कर रहा होता है। कैश प्राइस कम होती है लेकिन अगर हायर परचेज सिस्टम पे खरीदोगे तो उसमें इंटरेस्ट भी जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप कैश में अभी पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हो, अभी आप केवल थोड़ा सा डाउन पेमेंट कर रहे हो, बचा हुआ अमाउंट आप किश्तों में करोगे, इंस्टॉलमेंट में करोगे। तो आप पेमेंट में क्या कर रहे हो? डिले कर रहे हो। जो हायर परचेजर है वो पेमेंट में डिले कर रहा है, तो डिले कर रहा है तो उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसीलिए जो हायर परचेज सिस्टम में कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हायर परचेज सिस्टम। वैसे अब मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, न समझ में आए तो दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ फीचर्स, हायर परचेज सिस्टम के कुछ फीचर्स। सबसे पहला फीचर हायर परचेज सिस्टम का क्या है कि हायर परचेज सिस्टम में जो पेमेंट की जाती है दैट इज एन इंस्टॉलमेंट, किश्तों में पेमेंट किया जाता है। दूसरा फीचर क्या है? राइट टू यूज द गुड्स बाय बायर। जो हायर परचेज सिस्टम है, हायर परचेज सिस्टम में जब अग्रीमेंट होता है दोनों पार्टीज के बीच में, जब गुड्स परचेज किए जाते हैं, जब अग्रीमेंट होता है उसी समय बायर को गुड्स दे दिए जाते हैं और बायर को ये राइट मिल जाता है कि वो गुड्स को यूज कर सकता है। यानी पिछले एग्जाम्पल में ये जो राम है इसको क्या ये बाइक दे दी जाएगी। ठीक है, जब ये हायर परचेज सिस्टम के अंदर इसने बाइक खरीदी तभी इसको ये बाइक दे दी जाएगी। अब राम इस बाइक को यूज कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसका ओनर कब बनेगा? इसका ओनर तब बनेगा जब ये पूरी 7 किश्तें पे कर लेगा। ठीक है, उसके बाद इसका ओनर बनेगा, बट इसको यूज करने का राइट इसको तुरंत ही मिल जाता है। ठीक है, तो यही है सेकंड फीचर। तीसरा फीचर क्या है? सेलर रिमेन द ओनर ऑफ द गुड। हायर परचेज सिस्टम में जब तक पूरी पेमेंट ना हो जाए तब तक कौन रहता है ओनर? सेलर, यानी हायर वेंडर रहता है। ठीक है, चौथा फीचर देखते हैं। चौथा फीचर है इफ डिफॉल्ट इज मेड इन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। यानी अगर परचेजर डिफॉल्ट कर जाए, यानी धोखा दे दे, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना करे, तब क्या होगा? तो उस केस में सबसे पहला है राइट टू रिकवर द गुड। यानी पिछले एग्जाम्पल में अगर राम डिफॉल्ट कर जाए, 3 किश्तें तो दे दी पर चौथी किश्त अगर न दे पाए, तो उस केस में क्या होगा? ये जो श्याम ऑटोमोबाइल है इसके पास पूरा राइट है कि इस बाइक को वापस ले ले। ठीक है, वही लिखा है राइट टू रिकवर द गुड, उस गुड्स को वापस ले सकता है। दूसरा क्या राइट है? फोरफीट द इंस्टॉलमेंट पेड। जो पैसा राम जो 3 किश्तें दे चुका है वो पैसा जब्त कर ले, फोरफीट कर ले, इसका भी राइट है। ठीक है, तीसरा क्या है? राइट टू स्यू फॉर द आउटस्टैंडिंग इंस्टॉलमेंट। जो बची हुई 4 किश्तें हैं, ठीक है, इसने 3 किश्तें तो पे कर दी, बची हुई 4 किश्तें जो ये अभी नहीं पे कर पाया है उसके लिए केस कर सकता है, स्यू कर सकता है। कौन? श्याम ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो दीज आर द 3 राइट्स, ये 3 अधिकार हैं जो दिए जाते हैं हायर वेंडर को अगर हायर परचेजर क्या करे? डिफॉल्ट कर जाए, धोखा दे दे, आगे पेमेंट ना करे तो। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड फीचर। चौथा नॉट थर्ड, फोर्थ फीचर। अब देखते हैं पांचवा फीचर। पांचवा फीचर क्या है? ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स डिलीवर टू हायर परचेजर। यहाँ पर जो हायर परचेजर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गुड्स का क्या करे? ध्यान रखे, रीजनेबल केयर, गुड्स की केयर करे। ठीक है, ये जो राम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बाइक का ध्यान रखे। ठीक है, क्यों ध्यान रखे? क्योंकि वो इसका ओनर नहीं है अभी। ठीक है, जब आप किसी चीज के ओनर होते हैं तब चाहे जो करो अपने एसेट के साथ कोई बात नहीं, लेकिन अभी राम इसका ओनर नहीं है। अभी कौन है? श्याम ऑटोमोबाइल ओनर है जब तक राम पूरा पेमेंट ना कर दे। तो हायर परचेज सिस्टम में ये होता है कि जो परचेजर है उसको गुड्स का ध्यान रखना होता है जब तक वो उसका ओनर ना बन जाए। ठीक है, तो दीज वेर द 5 फीचर्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम। ये थे 5 फीचर हायर परचेज सिस्टम के। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मतलब
वो सेलिंग जिसमें पेमेंट अभी तुरंत नहीं आएगा, कुछ समय बाद आएगा, दैट इज क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल और हायर परचेज सिस्टम दोनों में अंतर क्या है? ये एक्चुअली ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। प्लस इस कॉन्सेप्ट से आपको हायर परचेज सिस्टम और अच्छे से समझ में आएगा डिफरेंस अगर आप स्टडी करते हैं, तो इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। सबसे पहले तो हायर परचेज सिस्टम किस लॉ के अंडर में आता है? तो हायर परचेज सिस्टम आता है अंडर द हायर परचेज एक्ट 1972, जबकि जो क्रेडिट सेल होता है ये किस एक्ट के अंडर में आता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1948 के अंडर में आता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा जो डिफरेंस है दैट इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी हायर परचेज सिस्टम में जब परचेजर और वेंडर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है? तो हायर परचेज सिस्टम में इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर परचेज, ये हायर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन क्रेडिट सेल में क्या होता है? इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस क्या है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ये जो हायर परचेज सिस्टम है इसमें ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब तक ये जो एग्जाम्पल में राम जब तक सारी पेमेंट नहीं कर देता, सारा इंस्टॉलमेंट नहीं दे देता, तब तक उसको ओनरशिप नहीं मिलेगी। लेकिन क्रेडिट सेल में क्या होता है? क्रेडिट सेल में जैसे ही आपने सामान खरीदा वैसे ही आपको ओनरशिप मिल जाएगी। ठीक है, आप उसका पेमेंट बाद में कर सकते हैं, आपको ओनरशिप तुरंत मिल जाएगी। तो दिस इज क्रेडिट सेल। फोर्थ डिफरेंस क्या है? राइट ऑफ रीपोजिशन ऑफ गुड, यानी गुड्स को रीपोजेस करने का जो राइट है। तो हायर परचेज सिस्टम में अभी मैंने बताया था, इफ डिफॉल्ट इज मेड इन द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर परचेजर डिफॉल्ट कर जाए, धोखा दे दे पेमेंट करने में, तो उस केस में सेलर को ये लीगल राइट है कि वो गुड्स को क्या करे? रीपोजेस कर सकता है, यानी टेक बैक, वापस ले सकता है। लेकिन ये जो क्रेडिट सेल होता है उसमें अगर बायर डिफॉल्ट कर जाए तो सेलर कैन नॉट टेक बैक द गुड्स, सेलर गुड्स को वापस नहीं ले सकता, ही कैन ओनली फाइल अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ द प्राइस, वो प्राइस रिकवर करने के लिए केवल केस कर सकता है क्रेडिट सेल में। ठीक है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में वो गुड्स को वापस ले सकता है, दिए हुए पैसे जब्त कर सकता है, और आगे जो पैसे अभी मिलने थे उनके लिए केस कर सकता है। ठीक है, लेकिन क्रेडिट सेल में अलग होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है दैट इज मोड ऑफ पेमेंट। हायर परचेज सिस्टम में जो पेमेंट होता है दिस इज ऑलवेज इन इंस्टॉलमेंट, किश्तों में पेमेंट होता है। ठीक है, लेकिन क्रेडिट सेल में क्या होता है? क्रेडिट सेल में वैसे तो जनरली पेमेंट जो होता है लमसम में होता है, पूरा पैसा एक बार में मिलता है, भले ही बाद में मिले पर एक बार में मिलता है। बट अगर लमसम में नहीं मिलता है तो जैसा अग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है वैसे पेमेंट मिलता है। ठीक है, चलिए छठा डिफरेंस देखते हैं दोनों के बीच में, दैट इज टाइम ऑफ पेमेंट। जो हायर परचेज सिस्टम है उसमें जो पेमेंट होता है जनरली मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली पेमेंट किया जाता है, जबकि क्रेडिट सेल में जो पेमेंट होता है दैट इज एज पर द अग्रीमेंट, जैसा अग्रीमेंट हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में उसके अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है। किसमें? क्रेडिट सेल में। ठीक है, तो ये थे कुछ डिफरेंसेस बिटवीन हायर परचेज एंड क्रेडिट सेल। वैसे अब मुझे लगता है कि आपको हायर परचेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, एग्जाम्पल पढ़ लिए, डिफरेंस पढ़ लिया, डिफरेंस से और अच्छे से कॉन्सेप्ट हमारा पक्का हो गया अब। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इन द केस ऑफ हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम के केस में कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। तो जर्नल एंट्री की जाती है इन द बुक ऑफ हायर परचेजर एंड इन द बुक ऑफ हायर वेंडर। जो हायर परचेजर है वो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, हायर वेंडर भी रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। सिंपल, बहुत ही सिंपल, इसमें मतलब सात आठ जर्नल एंट्री है। ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना है। बट जर्नल एंट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराना चाहती हूँ। जर्नल एंट्री में वही जो 11th क्लास में हमने 3 बेसिक रूल पढ़े हैं अकाउंटिंग के, 3 गोल्डन रूल पढ़े हैं। ठीक है, जर्नल एंट्री के जो 3 बेसिक रूल पढ़े हैं वही यहाँ यूज होने वाले हैं। मेरे साथ बोलिए कौन कौन से रूल हैं। सबसे पहला रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा रूल क्या है? व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसे क्रेडिट करो। ठीक है, तीसरा रूल क्या है?
ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। ठीक है, तो यही 3 बेसिक गोल्डन रूल हैं जो इन एंट्रीज में यूज हुए हैं, तो इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब करना शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी फर्स्ट ईयर में, जिस साल एसेट परचेज किया गया है। ठीक है, उस साल मैं जैसे आपको सिचुएशन बताऊंगी, ठीक है, और उसी ट्रांजेक्शन का, ठीक है, मैं आपको ट्रांजेक्शन बताऊंगी, उसी ट्रांजेक्शन का परचेजर की बुक में क्या एंट्री करेंगे और वेंडर की बुक में क्या एंट्री करेंगे, तो हम ये साइमल्टेनियसली करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री क्या है? सबसे पहली एंट्री फर्स्ट ईयर की जाती है जब एसेट परचेज किया जाता है। ठीक है, तब जब एसेट परचेज करेंगे तो परचेजर क्या एंट्री करेगा? परचेजर अपनी बुक में एंट्री करेगा कि एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। इसके पास एसेट आ रहा है ना, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, लेकिन वेंडर के पास से तो एसेट जा रहा है। ठीक है, तो वेंडर क्या एंट्री करेगा? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। ठीक है, वेंडर क्या करेगा? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। इस वेंडर की तो सेल हुई है ना, ठीक है, तो वेंडर ये एंट्री करेगा। दूसरी एंट्री क्या होगी? दूसरी एंट्री होगी पेमेंट की। ठीक है, जब डाउन पेमेंट किया जाता है, जब हायर परचेजर ने सामान खरीदा हायर परचेज सिस्टम में और जब अग्रीमेंट साइन किया, तब परचेजर कुछ डाउन पेमेंट करता है, तो उसी की एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे कैश जा रहा है ना, परचेजर के पास से कैश जा रहा है, किसको दे रहा है? वेंडर को दे रहा है। वेंडर क्या है? रिसीवर है, तो डेबिट द रिसीवर। ठीक है, और कैश जा रहा है, आउट हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है, तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और वेंडर की बुक में क्या एंट्री होगी? वेंडर के पास तो कैश आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ठीक है, समझ में आया? तो ये 2 बेसिक एंट्रीज होंगी फर्स्ट ईयर, जब सामान खरीदा जा रहा है। ठीक है, पहली एंट्री किस चीज की थी? जब सामान परचेज किया गया। दूसरी एंट्री डाउन पेमेंट की थी। ठीक है, तो ये 2 बेसिक एंट्री थी। अब इसके बाद मैं आपको 4 एंट्रीज बताऊंगी। ठीक है, अब ये जो 4 एंट्रीज होंगी ये हर साल रिपीट होंगी। जब जब परचेजर इंस्टॉलमेंट पे करेगा, तब तब ये 4 एंट्रीज रिपीट होंगी हर साल। ठीक है, और ये एंट्रीज जो 4 एंट्रीज हैं कब होंगी? ऑन 31 मार्च, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा ना, तब ये एंट्रीज की जाएंगी। ठीक है, तो ये 4 एंट्रीज कौन कौन सी है एक बार देखते हैं। सबसे पहली एंट्री है इंटरेस्ट ड्यू की। जब इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो जब भी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा 31 मार्च को, तो इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू होगा। तो परचेजर के लिए तो इंटरेस्ट क्या है? खर्चा है। परचेजर को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, वो तो इसके लिए खर्चा है ना, तो खर्चे को क्या हम करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट है वेंडर के लिए तो इनकम है, वेंडर के लिए तो इनकम है, इसलिए इसे क्रेडिट किया गया है। तो वेंडर की बुक में एंट्री क्या होगी? हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, चलिए, तो ये हो गई पहली एंट्री जो हर साल रिपीट होगी। दूसरी एंट्री जो हर साल रिपीट होगी, दैट इज ऑन फॉर द पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। जब जब पेमेंट की जाएगी तब तब ये एंट्री होगी। जो परचेजर है उसके पास से कैश जा रहा है, इसलिए इसे क्रेडिट किया है, तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये वेंडर को पेमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है? कैश कर रहा है, यानी कैश जा रहा है, तो एंट्री क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर इसके बाद हम हायर वेंडर जो है उसकी बुक में क्या एंट्री होगी? जब इसको इंस्टॉलमेंट रिसीव होगा, तब वेंडर की बुक में क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ठीक है, कैश इसके पास आ रहा है ना, ठीक है, तो हम वही रियल अकाउंट का रूल लगाएंगे, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। तो कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ठीक है, ये हो गई 2 एंट्री। तीसरी एंट्री किस चीज की होगी? तीसरी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की। फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द कैश प्राइस ऑफ एसेट। एसेट किसके पास है? परचेजर के पास है ना, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री भी तो वही करेगा। जो भी एसेट है उस पे अब डेप्रिसिएशन भी लगेगा हर साल। डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? कैश प्राइस पे लगेगा। और एसेट किसके पास है? परचेजर के पास है, इसलिए डेप्रिसिएशन की एंट्री कौन करेगा? परचेजर करेगा। और डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज अ लॉस, ये लॉस है ना, इसलिए क्या करेंगे? इसे डेबिट। तो एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, परचेजर की बुक में। वेंडर की बुक में क्या एंट्री होगी बताइए?
बताइए वेंडर की बुक में क्या एंट्री होगी? तो वेंडर की बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, इसके पास तो एसेट ही नहीं है, तो क्या एंट्री करेगा? चौथी एंट्री देखते हैं। चौथी एंट्री जो हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में होगी, दैट इज जो भी इंटरेस्ट अकाउंट है, जो भी डेप्रिसिएशन अकाउंट है, इसको क्लोज करेंगे और अमाउंट ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी? पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये किसकी बुक में एंट्री हो रही है? ये हो रही है हायर परचेजर की बुक में एंट्री। परचेजर के लिए खर्चा है, इंटरेस्ट खर्चा था, डेप्रिसिएशन लॉस था। ठीक है, तो एंट्री क्या थी? पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, और इसी ट्रांजेक्शन की एंट्री हायर वेंडर की बुक में क्या होगी? हायर वेंडर की बुक में हम करेंगे एंट्री, इसी एंट्री को पलट दीजिए। ठीक है, बस यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं होगा। हायर वेंडर की अगर बात करें तो यहाँ की जो एंट्री थी उसको बस पलट दीजिए, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं होगा क्योंकि वेंडर तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ही नहीं करता। तो एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट था उसे ट्रांसफर किया जाएगा पीएल अकाउंट में। ठीक है, तो ये 4 बेसिक एंट्रीज थी जो हर साल रिपीट होंगी। फिर इसके बाद जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें एक एंट्री और होगी। एक एंट्री क्या होगी? ये जो वेंडर है इसने हायर सेल की है तो उसको वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर जिस साल सेल हुई है उस साल हायर वेंडर, ये जो हायर वेंडर है इसने सेल की है, हायर सेल की है, तो हायर सेल को क्लोज करेगा और वो अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो ये एक एंट्री होगी। कब होगी? फर्स्ट ईयर जिस साल सेल हुई है उसी साल का जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा तब ये एक एंट्री होगी। ठीक है, और परचेजर की बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसने थोड़ी की है हायर सेल, सेल तो वेंडर ने की है तो उसमें होगी एंट्री। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एंट्रीज हैं जो हर साल की जाएंगी। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। स्टार्टिंग की जो ये पहली एंट्री है और ये जो दूसरी एंट्री है ये कब होगी? ये एसेट परचेज करते टाइम होगी। पहली एंट्री क्या है? जब एसेट परचेज किया जा रहा है। दूसरी एंट्री क्या है? जब डाउन पेमेंट किया जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद अगली जो 4 एंट्रीज हैं, पहली एंट्री इंटरेस्ट ड्यू की, दूसरी एंट्री इंस्टॉलमेंट पे करने की, तीसरी एंट्री डेप्रिसिएशन की और चौथी एंट्री ये जो इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन का अमाउंट है पीएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो ये 4 एंट्रीज हैं जो हर फाइनेंशियल ईयर जब तक इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में किया जाएगा। ठीक है, तो ये 4 एंट्रीज की जाएंगी। फिर इसके बाद ये जो आखिरी एंट्री है 5 एंट्री, ये फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, जिस साल सेलिंग की जा रही है उस साल का जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा तब ये 5वीं एंट्री की जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से सारी जर्नल एंट्रीज की जाएंगी और ये जो पीछे की 4 एंट्री मैंने बताई है ये हर साल रिपीट होंगी। ये जो 4 एंट्रीज हैं ये हर साल रिपीट होंगी जब जब इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा। राइट, अब मैं उम्मीद करती हूँ ये जर्नल एंट्री आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। वैसे हायर परचेज के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ऐसे कोई टफ नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे एक क्वेश्चन, ये है वो क्वेश्चन, ये अब हमें करना है क्वेश्चन ऑन हायर परचेज सिस्टम, बट ये जो न्यूमेरिकल है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। इसका लिंक और वो जो इसका लिंक होगा उस न्यूमेरिकल का वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी फिलहाल अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करिए, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से अपना क्लियर करिए। डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, और इस न्यूमेरिकल को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ। राइट, तो चलिए फिर मैं आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम एकदम आ चुके हैं। तो चलिए, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।